गवार जेठानी समझदार देवरानी की गर्मी। अंगूरी मुंह फुलाकर बैठी होती है, तभी उसकी बहू नेहा उसके पास आती है और उससे कहती है, माँ जी क्या बात है, आप तो बहुत ही मुंह फुलाकर बैठी हो। कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता दो, क्या पता मैं ही आपकी कोई मदद कर सकूं। अरे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है बहू, जा जाकर घर के सारे काम कर ले, वैसे ही तूने पूरे घर को नर्क बना रखा है। जब देखो तब मुझे डांटती ही रहती हो। अरे मैं इस घर में कब तक काम करती रहूंगी, एक काम करो ना, मेरे लिए इस घर के अंदर एक देवरानी ही ले आओ। ये सुनते ही अंगूरी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वाह बड़ी बहू, तूने तो बहुत अच्छा सोचा। अब मैं अपने बेटे अनुज की शादी करवा दूंगी, उसके बाद कम से कम इस घर में कोई समझदार पढ़ी लिखी बहू तो आएगी। ऐसा कहने के बाद अंगूरी फौरन पंडित के पास जाती है और अपने बेटे की कुंडली पंडित को देते हुए कहती है, ये लो पंडित जी, ये मेरे बेटे की कुंडली है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता निकाल दो। पंडित कुंडली लेकर अपने पास रख लेता है। माँ जी, दरअसल बात यह है कि मुझे भी कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। मैं आपके बेटे की कुंडली बाद में देख लूँगा और आराम से कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आपके घर पर आकर आपको बता दूंगा। ऐसा कहकर पंडित अपना झोला उठाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंगूरी भी वापस अपने घर आ जाती है और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। अरे अनुज बेटा, आ गया तू, अच्छा हुआ जो तू आ गया। अब मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जा यहाँ सोफे पर बैठ जा। माँ, मुझे भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी बात है तो चल तू पहले अपनी बात बता दे, उसके बाद मैं तुझे अपनी बात बताऊंगी। नहीं माँ, पहले आप बताओ। नहीं बेटा, पहले तू बता। ओहो माँ, तुम ही बता दो ना। नहीं बेटा, पहले तो तू ही बताएगा। तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, मैं गाड़ी ही निकल जाएगी। अरे कोई भी पहले अपनी बात बोल दो। ऐसी बात है तो ठीक, मैं ही बोल देती हूँ। बेटा मैंने तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है, तू अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दे। ये सुनकर अनुज कहता है, अरे माँ, अपनी शादी के बारे में ही तो मुझे आपसे बात करनी थी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे कुछ समय पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। आपको बताया नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ करना। दरअसल बात ये थी कि उसके माता पिता शादी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब वो हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बारात लेकर उस लड़की के घर चलिए। अपनी पसंद की लड़की से शादी करना है तो ठीक है, लेकिन तू अपने बड़े भाई की तरह मत करियो। देखा ना, तेरा बड़ा भाई अपने साथ इस गंवार को उठाकर इस घर में ले आया, जिसे जरा भी काम करने का तरीका नहीं है। हाँ, जब आपकी छोटी बहू आ जाएगी इस घर में तब देखूंगी वो कितना काम करती है। आपको जितनी मेरी बुराई करनी है कर लो, एक दिन आपको पछतावा जरूर होगा। नेहा ऐसा कहकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी वहाँ राजीव आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। अरे मुबारक हो मेरे भाई, तूने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलो मैं तैयारियां कर लूं, हमें अब लड़की वालों के घर पर जाकर बात भी करनी है। उस दिन के बाद अगले दिन ही सभी लोग मेघा के घर पर पहुंच जाते हैं और शादी की बात पक्की कर देते हैं। कुछ ही दिनों में अनुज अपनी पसंद की लड़की मेघा से शादी करके उसे घर पर ले आता है। मेघा पढ़ी लिखी थी और बहुत समझदार भी थी, लेकिन उसकी समझदारी केवल अपने फायदे के लिए ही थी। ओह ये क्या, इस घर में मेरी जेठानी इतनी भरी गर्मी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? घर में गैस पर खाना क्यों नहीं बनाया जाता? देवरानी जी, अब क्या है ना, हमारे गांव में तो चूल्हे चौके पर ही खाना बनाया जाता है, इसलिए हम चूल्हे पर खाना बनाना पसंद करते हैं। ये समझा समझा कर तो मैं इस गंवार को परेशान हो चुकी हूँ। अरे बहू, तू ही जा और गैस पर खाना बना कर ला। ठीक है माँ जी, मैं अभी गैस पर खाना बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में मेघा गैस पर खाना बना कर लाती है। वहीं सब लोग मेघा के हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। उनमें से किसी को भी उसके हाथों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। कैसा खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। लगता है हमें बड़ी भाभी के चूल्हे पर बनाया हुआ हाथों का खाना पसंद आता है, जिसकी वजह से हमें ये गैस पे खाना बना हुआ अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद नेहा बहुत खुश होती है। मैंने कहा था ना, चूल्हे पर बना हुआ खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है और वह स्वादिष्ट भी होता है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के समय मेघा को बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। हे भगवान, इतनी गर्मी लग रही है कि अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अजी उठो ना,
जरा इस पंखे को थोड़ा और तेज कर दो। अरे भाग्यवान, पहले ही इतना वो तेज चल रहा है और कितना तेज करवाओगी? उस रात मेघा चैन की नींद सोती ही नहीं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह अपनी सास से ही कहती है, माँ जी मेरे कमरे में मुझे बहुत गर्मी लगती है, आप मेरे लिए मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो। हाँ क्यों नहीं बहू, मैं तेरे कमरे में एसी लगवा दूंगी, और फिर इतनी गर्मी तू कैसे झेलेगी। अंगूरी ऐसा कहने के बाद फौरन ही मेघा के कमरे में एसी लगवा देती है, जिसके बाद मेघा अपनी गर्मियों में आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नेहा घर के सारे काम गर्मी में करती और धूप में बैठकर आंगन में बर्तन धोती। ओहो कितनी गर्मी है आज, हे भगवान क्या करूं इस सड़ी गर्मी का। इधर नेहा परेशान थी तो दूसरी तरफ अंगूरी को भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए मेघा के कमरे में चली जाती है और आराम से लेट जाती है। अरे वाह क्या हवा है इस एसी की, ऐसी ठंडी ठंडी हवा से तो हर कोई आनंद से सो जाएगा। तभी कमरे में मेघा आती है और अपनी सास को अपने बिस्तर पर पैर पसारे सोते हुए देखती है। माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? बहू ये तू कैसी बातें कर रही है, इतनी समझदार होकर तू इस तरह बर्ताव कर रही है। समझदार हूँ तभी ऐसा कह रही हूँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू के कमरे में इस तरह आराम से पैर पसार कर सोने में? अरे अपने कमरे के अलावा कभी किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए, क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है? मेघा की ऐसी बातें सुनते सुनते नेहा धूप में बर्तन धोते हुए छोड़कर फौरन उसके कमरे में चली आती है। ये सब सुनने के बाद नेहा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते वह मेघा से कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, तुम इतना भड़क क्यों रही हो माँ जी के ऊपर? एक गवार कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? मेघा के ऐसा कहते ही नेहा उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और उसके बाद कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम माँ जी के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगी? अरे तुम छोटी हो, इस घर में आज तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं माँ जी का सामना कर सकूं, और तुम तो अभी अभी आई हो इस घर के अंदर, तुम्हें जरा भी इज्जत करनी नहीं आती बड़ों की। नेहा के ये कहते ही अंगूरी को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वह अपनी बड़ी बहू मेघा से माफी मांगती है। मैंने हमेशा से तुम्हें नीचा दर्जा ही समझा क्योंकि तुम गांव से आई थी और तुम्हारे तौर तरीके मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन आज तुम्हारे इस बर्ताव ने मुझे गलत ठहरा दिया। माँ जी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो अब मेघा आपसे मांगेगी। नेहा के इतना कहते ही मेघा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से अंगूरी अपनी दोनों बहुओं के अंदर भेदभाव करना बंद कर देती है, और वहीं दूसरी तरफ दोनों गवार और समझदार बहू एक दूसरे को अपने तौर तरीके सिखा देती हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। राजवीर पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जाता है, जहां उसकी मुलाकात अंग्रेजन अलीना से होती है और उससे शादी करके वो घर आ जाता है। चौखट पर कविता अपने बेटे को अंग्रेजन के साथ देखकर कहती है, राजवीर बेटा ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के कितने अरमान देखे थे और तू अंग्रेजन बहू को अपनी पत्नी बना कर ले आया। मुझे ये मंजूर नहीं है, इस गोरी बहू को मेरी भाषा कुछ समझ नहीं आएगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी भाषा समझ आ रही है और आपको भी मेरी आ जाएगी। अपनी अंग्रेजन बहू के मुंह से हिंदी सुनकर कविता को ताज्जुब होता है और वो खुशी खुशी अपनी बहू को स्वीकार कर उसका गृह प्रवेश करती है। शादी के अगले दिन अलीना साड़ी पहनकर जब सास के सामने आती है तो उसकी साड़ी सही से नहीं बंधी थी और ना वो चल पा रही थी। ये देखकर कविता कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू, मैं जानती हूँ तूने हमारा देश हमारे तरीके अपना लिए हैं, यहाँ तक की बोली भी, लेकिन अगर तू इन कपड़ों में ठीक महसूस नहीं कर रही है तो जबरदस्ती मत कर, तेरा जो मन करे तू वो पहन ले। पर माँ जी आप तो जानती है ना, हमारे वहाँ छोटे कपड़े पहने जाते थे और यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं है। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, तो तू ऐसा कर, कुछ ऐसा पहन जिससे बाहर के लोगों को तकलीफ ना हो और तेरे कपड़े इतने छोटे भी ना हो और तू आरामदायक भी महसूस करे। थैंक यू माँ जी। थैंक यू बहू। अरे माँ जी थैंक यू नहीं, आप वेलकम बोलिए। अच्छा वेलकम वेलकम बहू। वाह माँ जी आप तो एक बार में सीख लिया। माँ जी मैंने पनीर के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू, पर कपड़े बदल कर। कविता की बात सुनकर अलीना कंफर्टेबल कपड़े पहनकर रसोई में पकौड़े बनाने लगती है।
फिर उन दोनों को खिलाती है। वक्त गुजरता है, सास की बात सुनकर अलीना अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, मगर आसपास के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। वो वैसे भी अंग्रेजन बहू के नाम से चिढ़े हुए थे। उन लोगों को अलीना के बोलने और कपड़े पहनने का तरीका दोनों ही पसंद नहीं आता। वहीं 2 साल बीत जाते हैं। अलीना को बच्चे शुरू से ही पसंद थे। वो अपने बच्चे के इंतजार में थी, जो कि उसे माँ बनने का सुख मिलता नहीं है। एक दिन अपनी सास के साथ वो पार्क में आई थी। खेलते हुए बच्चों को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सास उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, बहू तू चिंता मत कर, तेरी भी खाली गोद भर जाएगी। डॉक्टरों की बातों का बुरा मत मान, तू बस भगवान पर भरोसा रख, वो जरूर तेरी झोली भरेंगे, वो जरूर मुझे पोते पोती का सुख देंगे। माँ जी आप जानती हैं ना मुझे बेबीज कितने पसंद हैं, पर गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई वॉन्ट बेबी। अच्छा सुन, दुर्गा माँ का एक बहुत प्राचीन मंदिर है और सुना है जो वहाँ जाता है उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। हम वहाँ चलते हैं। जी माँ जी। कविता उसे सहानुभूति देती है। अगले दिन दोनों दुर्गा माँ के मंदिर जाते हैं, जहाँ अलीना माता रानी के सामने अपनी अरदास लगाती है। तभी पंडित जी उसके दुख की पीड़ा को जानकर कहते हैं, बेटी, कल से माता रानी के 9 दिन शुरू हैं, यानी कि नवरात्रि। इन 9 दिन तुम उनकी सेवा करो, उपवास करो, देखना तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और हाँ, 9 छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना। अरे मैं तो भूल गई, कल से नवरात्रि है। कल से नवरात्रि है तो मैं कल से व्रत रखूंगी, माता रानी की सेवा करूंगी। शुक्रिया पंडित जी मुझे रास्ता दिखाने के लिए। ये कहकर सास बहू मंदिर से लौटते वक्त माता रानी के पूजन का सामान ले लेती हैं। फिर घर की साफ सफाई करके अगले दिन माता रानी की चौकी की स्थापना करती हैं। फिर सास आरती गाती है और बहू आरती करती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, श्री नव दुर्गे मैया की जय। हे माता रानी मेरी गोद भर देना। अलीना, निराश मत हो, माता रानी कभी किसी की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ती। वो अपने भक्तों की परीक्षा देखती हैं। अरे सब्र करो। जी बिल्कुल। ये कहकर अलीना प्रसाद बांटती है तो कोई उसके हाथ से प्रसाद नहीं लेता। तभी अलीना कहती है, आप प्रसाद को मना क्यों कर रही हैं? प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। अब तुम मत बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं। मैं भी जानती हूँ प्रसाद मना नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारे हाथ से हमें प्रसाद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा आंटी जी। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है कि आप ऐसे बात कर रही हैं। खैर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। ये कहकर अलीना घर आ जाती है। श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी के पूरे 9 दिन भूखी प्यासी रहकर वो व्रत रखती है। भले ही वो एक अंग्रेजन हो, बाहर के देश में पड़ी बड़ी हो, लेकिन उसने बड़ी श्रद्धा के साथ माता रानी का व्रत किया। और 9वें दिन उसकी सास कविता कहती है, बहू उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए पूरी सब्जी बना ली? हाँ माँ जी, सब तैयार कर लिया, अब बस कन्याओं को लेकर आना है। अलीना, देखो मैं 9 कन्याओं को देने के लिए क्या लेकर आया हूँ। छोटे छोटे उपहार, हेयर बैंड, ज्योमेट्री बॉक्स, बॉबी डॉल। छोटी कन्याओं को ये सब बहुत पसंद है। अरे वाह राजवीर, आप तो बहुत अच्छा तोहफा लाए हैं बच्चों के लिए। बच्चे तो खुश हो जाएंगे। इतना कहकर अलीना कन्याओं को बुलाने के लिए आस पड़ोस में आती है, जहाँ पहले की तरह कुछ औरतें उसे धुतकार देती हैं। फिर अलीना उन्हें समझाती है, भाई साहब, आंटी जी, अपनी बेटी को प्लीज हमारे घर कंजिका के लिए भेज दीजिए, मुझे कन्या पूजन करना है। अरे एक बार हमने तुमसे कह दिया तो कह दिया, बार बार मत बोला करो। हमें तुम्हारे घर अपनी बेटी को नहीं भेजना। तुम्हें ना कपड़े पहनने का सलीका, ना ही बात करने का सही ढंग है। तुम जैसे अंग्रेजन की परछाई हमारे बच्चों पर पड़ गई तो क्या असर होगा? वो भी कहेंगे कि हमें विदेश जाना है, छोटे कपड़े पहनने हैं, और हम ठहरे गरीब लोग अपने बच्चों को ये सब नहीं दे सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, ये तो समझती नहीं है। हम अपनी बेटियों को किसी और के घर भेज देंगे, लेकिन इस अंग्रेजन के घर नहीं। वो रोते हुए आगे बढ़ती है तो एक बुढ़िया उससे कहती है, अरे बेटी रो मत, मैंने
सारी बातें सुनी जो उन लोगों ने तुमसे कहा। मेरी पोती ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो उसको ले जा और उसकी सहेलियों को भी। जा राधा बेटा। ठीक है दादी। सोनाक्षी, मोनी, राधिका, माया, तुम भी आ जाओ, मेरे साथ चलो। तभी वो पांचों बच्चियां एकत्रित हो जाती हैं, जिसे देखकर अलीना कहती है, ये तो सिर्फ 5 बच्चियां हैं, मुझे तो 9 कन्या चाहिए, पर कोई मुझे दे ही नहीं रहा 9 कन्या। बेटा, तुम सच्चे दिल से 5 बच्चों को भी भोजन करा दोगी तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। बाकी की 4 कन्याओं को तुम मंदिर जाकर आलू पूरी दे देना, तुम्हारी 9 कन्या पूरी हो जाएंगी। शुक्रिया अम्मा। चलो बच्चों, मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसा कहकर अलीना अपने साथ उन पांचों बच्चियों को अपने घर ले आती हैं। उनके पैर धोती है, टीका लगाती हैं, चुनरी उड़ाती हैं। सभी परिवारजन दुर्गा माँ की आरती करते हैं। उन्हें भोग लगाने के बाद वो 5 कन्याओं को खाना परोस देती है। फिर राजवीर उन्हें तोहफे दे देता है। तभी बच्चियां खुश होकर कहती हैं, अरे अंकल आंटी, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। कब से मुझे ये बार्बी डॉल चाहिए थी, आपने दे दिया। अब मैं अपनी सहेलियों के साथ इससे खेलूंगी। ये लो बच्चों, ज्योमेट्री भी ले लो, आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? ठीक है अंकल आंटी। और हलवा पूरी रखा है, ले लो। ठीक है, मुझे और खाना दे दो, बहुत भूख लगी है और खाना भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर कविता बच्चों को खाना परोस देती है, जिसके बाद वो खाकर चले जाते हैं। फिर अलीना अपनी सास के साथ 4 कन्याओं का खाना लेकर मंदिर के बाहर जाती है, जहाँ उसे 4 कन्या मिल जाती हैं और उन्हें वो बिठाकर खाना खिला देती हैं। साथ ही उन्हें तोहफा देती हैं, उनके पैर छूती हैं। माता रानी के दर्शन करके जब वो घर जाती हैं तो बेहोश हो जाती है, जहाँ डॉक्टर आकर बताता है कि अलीना गर्भवती है। ये सुनकर राजवीर और कविता खुशी से झूम उठते हैं। वहीं अलीना के पास माता रानी आकर कहती हैं, पुत्री अलीना, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम 9 दिन तक भूखी प्यासी रही और कन्या पूजन किया, इसलिए वरदान स्वरूप मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी। सच माता रानी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि आपको अपनी बेटी के स्वरूप में पाऊंगी। आपका कोटि कोटि प्रणाम दुर्गा मैया। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है और अलीना सपने से उठकर राजवीर के गले लग जाती है। अलीना, तुम माँ बनने वाली हो, डॉक्टर ने बताया। मैं जानती हूँ राजवीर, और पता है माता रानी ने मेरे सपने में आकर कहा कि वो मेरी बेटी बनकर जन्म लेंगी। माता रानी ने आज के दिन अपने साक्षात दर्शन तुम्हें दे दिए, ये तो बहुत अच्छा संकेत है बहू। इस तरह माता रानी के आशीर्वाद से अलीना की झोली भर जाती है और वो 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम अंबिका रखती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें मन छोटा नहीं करना चाहिए। माता रानी पर अपना विश्वास सदैव बनाए रखिए, वो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी।